वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? ठीक है, तो ये जो सदा नीरा है, ये क्या है? सदा नीरा ये जो है सोन नदी का उपनाम हम कह सकते हैं। ठीक है, सोन नदी का एक तरह से इसको उपनाम कह सकते हैं। और सोन नदी को ही जो है सदा नीरा नदी कहते हैं। सदा नीरा मतलब क्या है कि हमेशा इसमें जो है पानी रहता है। और ये झारखंड का जो है अगर बोलें तो उत्तरी पश्चिमी अफवाह तंत्र है। जैसे जो है मान लीजिए कि ये क्या है, झारखंड है। ठीक है, ये झारखंड है, तो ये जो बहती है ये बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। ठीक है, और ये गंगा नदी में आकर जो है मिल जाती है और ये बॉर्डर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से क्या हो गया, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन है। तो उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में जो है ये क्या करता है, नदी बहती है। इसलिए सोन नदी जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये उत्तरी और पश्चिमी जो है अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र यानी कि जहाँ से वो क्या होता है, बहता है। ठीक, अगर इसका जो है नेक्स्ट इसमें देखें तो इसका जो ओरिजिन होता है, निकलता कहाँ से है, ओरिजिन। ठीक है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होता है ये जो है अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी जो कहाँ है, ये विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है, विंध्यन श्रेणी। और कहाँ पर, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। ठीक है, इससे जो है ये निकलता है। मेनली आपको अमरकंटक की पहाड़ी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। और मेन जो कहें तो ये क्या, मैकाल पर्वत से निकलता है। ठीक है, और सोन नदी जो है ये क्या हो गया, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। अगर सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सहायक नदी क्या है, यमुना भी है, गंगा की सहायक नदी। और ये सोन भी क्या है कि गंगा का सहायक नदी है। इसका अगर प्रवाह क्षेत्र बोला जाए कि कहाँ कहाँ प्रवाह होता है इसका सोन नदी का, तो ये तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दूसरा कहाँ, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ हो जाएगा, बिहार भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है यूपी भी हो जाएगा। तो ये सोन नदी जो होता है ये 5 राज्यों से जो है कर होकर बहती है। अब ये मिलता कहाँ पर है, मुहाना कहाँ पर है, यानी कि मुहाना जहाँ पर ये मिलता है। और चूँकि ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है तो गंगा से मिलेगा। तो ये गंगा में कहाँ पर मिलता है, जो मुहाना है इसका कहाँ है, बिहार का पटना है। ठीक है, पटना है। और यहीं पर जो है सोन नदी जो है किससे, गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, अब इसका लेंथ की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, लेंथ कितना है यानी कि लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर जो है सोन नदी जो है लंबा है। लेकिन यह झारखंड की बात हम करेंगे, ये कहाँ पर सोन नदी अगर बोलेंगे तो ये पूरी लंबाई जो है ये हो जाएगा सोन नदी की पूरी लंबाई। लेकिन अगर झारखंड में बात करेंगे कि झारखंड में सोन नदी की कितनी लंबाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 784 किलोमीटर, मात्र जो 45 किलोमीटर है ये झारखंड में बहती है। अब इसका अगर क्षेत्र का बात करें कि 45 किलोमीटर जो ये बहता है ये कहाँ पर, एक तो
इस कॉर्नर से होकर ऐसे करके आती है, ठीक है, इस कॉर्नर से होकर आता है, विंध्यन रेंज इधर है कहीं पर, ठीक है। तो इस कॉर्नर से होके आता है, तो एक इस कॉर्नर वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ पर कहाँ पर, गढ़वा में होगा, और एक पलामू है, ठीक है, गढ़वा और क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, ठीक है। तो गढ़वा और पलामू होकर जो है ये बहता है। तो एक तो पलामू हो गया और एक क्या हो गया, गढ़वा हो गया, ठीक है, गढ़वा होकर बहता है, ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। ये देखिए दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर जो है, दामोदर कहाँ से निकलता है, ये टोरी नाम का जगह और कहाँ है, लातेहार है, ठीक है, ये टोरी लातेहार। अब लातेहार जो है ये कहाँ पर, पाट का क्षेत्र में आता है। लातेहार कहाँ आता है, पाट क्षेत्र में जो है लातेहार आता है, पाट क्षेत्र में जो है लातेहार है। इस पाट का अर्थ क्या होता है, पाट मतलब हो गया समतल, और ये पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यहीं पर नेतरहाट की पहाड़ी है जो सबसे छोटा नागपुर की रानी जिसको कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र में क्या पड़ता है, नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो, और इसको छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, किसको, नेतरहाट को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा क्या है, ये जो है स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलता है, स्वर्ण रेखा नगड़ी, नगड़ी गांव है, कहाँ पर, रांची के नज़दीक एक नगड़ी गांव है, रानी चुआ इसको बोलते हैं, क्या, रानी चुआ, ठीक है, रानी चुआ। तो रानी चुआ से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलता है, और इसी में जो है क्या है, कौन सा फॉल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है, कौन सा, हुंड्रू फॉल इसी में बना हुआ है, ठीक है। और झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल में स्वतंत्र रूप से गिरती है, यानी कि खुद अकेले ही जाके जो है कहाँ पर गिर जाता है, किसी और में नहीं मिलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो मेन नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से क्या होती है, मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, मयूराक्षी नदी। इस मयूराक्षी नदी को जो है हम क्या बोलते हैं, मोर नदी भी बोलते हैं, या फिर मोरहर नदी भी बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है मोर नदी, ये त्रिकुट पर्वत से निकलता है, त्रिकुट पर्वत से निकलता है। और यह झारखंड में बात करें तो क्या हो गया, दुमका और देवघर में होकर बहती है, और बाद में कहाँ चल जाती है, बंगाल चली जाती है, ठीक है। और किस में जाके मिल जाती है, ये हुगली नदी में जाके मिलती है, जिसको भागीरथी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो एक क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ठीक है। तो झारखंड का अगर उत्तरवर्ती नदी नहीं है तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बराकर नदी, ठीक है। तो बराकर नदी जो है उत्तरवर्ती नदी नहीं है। उत्तरी कोयल जो होता है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये कहाँ पर है, ये गुमला, ठीक है। और गुमला जो पड़ता है ये भी पाट का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। गुमला जो होता है ये पाट का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, गुमला जो है ये पाट का क्षेत्र पड़ता है और सबसे ऊंचा और गुमला में कहाँ से निकलती है, ये चैनपुर से निकलती है। इसका अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो औरंगा नदी हो गया, ठीक है, औरंगा नदी हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए बराकर नदी, ये बराकर नदी जो है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये निकलता कहाँ है, ये पिस्का से निकलता है, पिस्का हजारीबाग से,
पिस्का हजारीबाग, या कहीं कहीं अगर हजारीबाग नहीं रहेगा तो हजारीबाग पठार भी रह सकता है, क्योंकि छोटा नागपुर को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया, पहला रांची पठार, हजारीबाग पठार और फिर पाटका क्षेत्र। तो ये जो होता है हजारीबाग या पिस्का जो आएगा ये हजारीबाग पठार में आएगा। ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ी यानी विंध्यन श्रेणी, मैकाल पर्वत से अमरकंटक की पहाड़ी, ये भी उत्तरवर्ती नदी है। और उत्तरी कोयल जो है ये जो है किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यानी कि अगर देखिए ठीक है, ये जो है उत्तरवर्ती नदी है। जैसे अगर बोलेंगे तो ऐसे करके ऐसे 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 है। तो यहाँ गुमला का यहीं पर क्षेत्र पड़ता है। गुमला जो है इस तरह करके जाती है। ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में बहती है। कौन सा? ये हो गया उत्तर कोयल नदी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि पुनपुन रिवर। तो पुनपुन रिवर जो है ये क्या है? ये भी एक उत्तरवर्ती नदी है। पुनपुन रिवर क्या है? एक उत्तरवर्ती नदी निकलती है। अच्छा, यहाँ एक देखिए रॉन्ग हो गया, ये पिस्का नहीं होगा, पद्मा होगा। ठीक है, पद्मा हजारीबाग से जो है निकलता है। कहाँ से? पद्मा से। पद्मा। तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? बराकर है। और हजारीबाग का जो है पद्मा से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है? पुनपुन नदी, और ये भी क्या है? उत्तरवर्ती नदी है। और इसका ओरिजिन जो होता है कहाँ से होता है? पलामू से होता है। ओरिजिन जो होता है कहाँ से होता है? पलामू से होता है। ठीक है, पलामू। और ये कहाँ पर बहता है? पलामू चतरा होते हुए बहता है। पलामू के बाद ये कहाँ? चतरा। ठीक है, और फिर बिहार में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश कर जाता है। तो झारखंड में कहाँ? पलामू और चतरा में बहता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये पलामू से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तरवर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है लगभग कितना होगा? तो ये है 9000 वर्ग किलोमीटर लगभग। सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये 9000 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर देखिए सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अगर सोन नदी के हम नाम की बात बोलें, सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए सोन नदी का एक सदा नीरा, ये तो हमने सदा, चूँकि इसमें हमेशा पानी रहता है तो इसको सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो है इसको सोनभद्र भी बोलते हैं। सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसी सोन नदी से जो है सोन नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो सदा नीरा हो गया, सोनभद्र हो गया, और इसको हिरण्यवाह भी बोला जाता है। हिरण्यवाह भी बोला जाता है। ये नाम जो है हिरण्यवाह ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया। अब सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सोन नदी का जो सहायक नदी है कौन सा? सोन नदी जो है वो बड़ी नदी है और जो इसका सहायक होगा वो छोटी नदी। तो इसका सहायक नदी कौन सा होगा सोन नदी का? सबसे पहला कौन सा होगा? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ये जो होता है उत्तरी कोयल रिवर कहाँ से निकलता है? गुमला से निकलता है। ये भी पाट क्षेत्र में पड़ता है, गुमला से निकलता है। और नेक्स्ट क्या हो गया इसका? कान्हर नदी जो होता है। ठीक है, कान्हर नदी, ये भी क्या होगा? इसका सहायक नदी होगा कान्हर नदी। अब कान्हर नदी कहाँ से निकलता है? ये छत्तीसगढ़ से कान्हर नदी आता है। ठीक है, कान्हर नदी कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़, जसपुर जिला।
ये क्या हो गया, जसपुर छत्तीसगढ़ से। ये कान्हर नदी भी सोन नदी का सहायक नदी है और जसपुर छत्तीसगढ़ जिला से आता है। उसके बाद ये जो होता है कान्हर नदी क्या करता है कि कान्हर नदी, देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का बात करते हैं और यूपी बोलेंगे, एंड यूपी का जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। यानी ये नदी जो है तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो कान्हर नदी झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी से होकर जो है, चूँकि सेंट्रल पॉइंट होती है, तो इन तीनों से होकर जो है ये नदी बहती है, इसलिए इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कान्हर नदी कहाँ से निकलता है, ये छत्तीसगढ़ जसपुर से, फिर ये क्या हो गया, झारखंड से बहता है छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ पर, यूपी में भी आता है, ठीक है। उसके बाद इस नदी में एक जलप्रपात है, वाटर है, जिसका नाम क्या है, सुखलधारी। इसका नाम क्या है, सुखलधारी जलप्रपात। ये किस नदी पर है, कान्हर नदी पे, सुखलधारी, ठीक है। सुखलधारी जलप्रपात जो है किस नदी पे है, ये कान्हर नदी पे है, ठीक है। और यह जो है गढ़वा से भी गुजरती है। अगर झारखंड में बात बोला जाए तो गढ़वा में से ये नदी झारखंड में गढ़वा से गुजरती है, ठीक है। ये नदी कहाँ पर, झारखंड में जो है गढ़वा से भी गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब ये नदी जो है, देखिए कान्हर नदी का अगर मुहाना पूछा जाए तो हम तो जानते हैं सहायक नदी किसका है, ये सोन नदी का है। लेकिन ये कहाँ पर जो है सोन नदी से मिलती है, इसका मुहाना कहाँ पर होगा, चूँकि यूपी जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है, मुहाना कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और सोनभद्र जिला में। सोनभद्र जो है ये जिला है और ये यूपी का जो है एक जिला है। तो सोनभद्र यूपी में जो है किससे मिलता है, ये कान्हर नदी जो है सोन से मिलता है, सोन नदी जो है आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। नेक्स्ट हम आते हैं कि झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तर कोयल नदी का जो है उद्गम होता है। तो उत्तरी कोयल रिवर जो है ये कौन सा है, उत्तरी अपवाद क्षेत्र है, या उत्तर की ओर यह नदी बहता है, उत्तरी अपवाद नदी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसका, उत्तरी कोयल का, तो उत्तरी कोयल जो है इसका जो स्टार्ट होता है, ये नदी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नदी स्टार्ट होता है गुमला से, ठीक है। गुमला जो है एक पाट क्षेत्र है, ये पाट क्षेत्र है। और अगर पाट का हम शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो पाट मतलब समतल जमीन, समतल जमीन, इसका मतलब क्या हो गया, समतल जमीन, समतल जमीन जो है इसका मतलब हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे करके जो जमीन रहता है, ऐसे करके ऊंचा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको नीचे को बोला जाएगा दौन, ऊपर को टाण। यानी कि ऊपर जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसको टाण, और नीचे को जो निचला क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, दौन बोला जाता है। तो ये जो है ऊपर में जो है समतल जमीन होगा, ये पाट क्षेत्र होगा, और ये काफ़ी हाइट पर है। तो पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और इसमें जो है छोटा नागपुर की रानी किसको बोलते हैं, नेतरहाट को, और नेतरहाट जो है इसी पाट क्षेत्र का जो है एक हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है, पाट क्षेत्र है। और ये जो है पूरा पूरा ये जो है अगर बोलें तो पाट क्षेत्र में पूरा नहीं आता है, थोड़ा सा जो है गुमला जो है पाट क्षेत्र का जो है कॉमन वाला भी पॉइंट आता है, ठीक है, कॉमन पॉइंट आता है इस तरह करके। ये पाट क्षेत्र हो गया, इसके इधर जो है रांची पठार भी पड़ता है, कुछ एरिया जो है रांची पठार का भी इसमें पड़ता है। इसलिए अगर इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढा जाए तो ये क्या होगा, रांची पठार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पलामू पठार तो होता नहीं है, रांची पठार, हजारीबाग जो है पठार, तो हजारीबाग जो पठार है, ठीक है, हजारीबाग का जो पठार है ये क्या है, 2 हजारीबाग का पठार है। एक हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार, और दूसरा हो गया निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, इसको याद रखना है। हजारीबाग पठार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सभी जो आता है निचला हजारीबाग पठार में आता है, ठीक है। कोडरमा हो गया या फिर गिरिडीह हो गया, ये किस में आता है, निचला हजारीबाग पठार में, ठीक है। राजमहल पहाड़ी जो है ये किस चट्टान से अगर पूछा जाएगा बना है, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। और यहाँ पर जो है काली मिट्टी विशेष रूप से जो है पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया रांची पठार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र किस जिले से होता है। तो पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र जो होता है किससे होता है, पलामू से होता है। देखिए पुनपुन रिवर, पुनपुन नदी। अब अगर इसका उद्गम की बात की जाए तो ये कहाँ से उद्गम होता है, पलामू से इसका निकलता है। और ये जो है सोन नदी का ही सहायक नदी है, ठीक है। पुनपुन नदी जो है सोन नदी का सहायक नदी है। अब ये क्या करता है कि पुनपुन नदी पलामू से निकलता है तो पलामू जाता है, पलामू से कहाँ चल जाता है, चतरा चल जाता है। तो झारखंड में बस यही 2 इसमें जिला है जिससे ये होकर बहता है, झारखंड में ओनली 2 जिला से बहता, ठीक है, केवल 2 जिला से है, पलामू और चतरा से ये बहता है। उसके बाद में क्या होता है, ये बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करता है, ठीक है। बिहार में जो औरंगाबाद है, बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करता है। यानी कि अगर बिहार में सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, जहाँ पर ये क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर ये नदी जो है अगर बोलेंगे, देखिए ये जो है गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी मत कहिए क्योंकि ये पटना में जाके जो है मिल जाता है किससे, गंगा के साथ, ठीक है। इसलिए गंगा की सहायक नदी पुनपुन नदी जो है गंगा की सहायक नदी होगा, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है। अब पटना में ही जहाँ पर सोन नदी मिलता है उसके अगल बगल में ही पुनपुन जो है, यानी कि अगर एक तरह से कहें तो ये मुहाना हो गया, ठीक है। ये जो हो गया क्या हो गया, मुहाना की हम बात कर रहे हैं, मुहाना का। तो पटना में पुनपुन नदी, इसको पुनः पुनः नदी भी बोलते हैं, पुनः पुनः नदी यानी पुनपुन नदी प्लस जो है गंगा नदी आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलता है, पटना मिलता है। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है जब इसमें, ठीक है, इसके बाद यानी कि जब पटना में जो है गंगा से मिला, इसके बाद इसमें जो है
कौन सा नदी मिलता है? फल्गु नदी मिलता है, फल्गु नदी। और फल्गु नदी जो है दो नदी का जो है जॉइंट वेंचर है, यानी दो नदी मिलकर जो है फल्गु नदी का निर्माण करती है। एक तो लीलांजन नदी, निरंजना नदी जिसको बोलते हैं, और दूसरा मोहना या मोहने नदी, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फल्गु नदी जो है इसमें आके मिलती है। तो अगर पूछा जाए तो पुनपुन नदी का सहायक नदी के रूप में जो है ये फल्गु नदी भी होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी उपनाम की बात की जाए, इसको किस किस नाम से जो है जाना जाता है। उपनाम तो हमने कहा कि इसको पुनः पुनः नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें बोलते हैं बमा गधी भी बोलते हैं, बमा गधी नदी जो है पुनपुन को ही बोलते हैं। उसके अलावा कीकट नदी जो है पुनपुन को बोलते हैं, यानी इसको कीकट के नाम से भी जाना जाता है, बमा गधी के नाम से भी जाना जाता है और पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी सहायक नदी में एक तो पता चल गया, सहायक नदी कौन होगा? ये तो फल्गु नदी क्या होगा? सहायक नदी होगा। फिर दारधा नदी भी इसका सहायक नदी है, ठीक है। फिर क्या हो गया? मोरहर नदी। मोरहर नदी और एक जगह पर है, लेकिन यहाँ भी ये मोरहर नदी जो है दूसरा नदी है, ठीक है। ये भी मोरहर नदी हो गया, और एक जगह में जो है मोरहर नदी का नाम आता है, वो दूसरा नदी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पलामू हो जाएगा। लोहरदगा में किसका है उद्गम? लोहरदगा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक शंख नदी है, जो क्या है? मुख्य धारा का नहीं है, मुख्य धारा वाली नहीं, मुख्य धारा वाला नहीं है। मुख्य धारा वाला कहाँ से निकलता है? गुमला से निकलता है, ठीक है। और ये लोहरदगा में जो है ये शंख नदी जो लोहरदगा से निकलता है, तो ये किस में जाके मिल जाता है? ये दक्षिणी कोयल नदी में जो है जाकर मिल जाता है। अब देखिए लोहरदगा में जो है किसका? लोहरदगा में किसका है? कौन एक नदी है जहाँ पर लोहरदगा में जो है किसका? औरंगा नदी का जो है उद्गम स्थान है। ये जो है औरंगा नदी का भी, औरंगा नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ पर है? लोहरदगा में है। और ये जो औरंगा नदी है ये लोहरदगा से निकलती है, और इसी के बगल में जो है टोरी है जहाँ से दामोदर नदी जो है निकलता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है, और ये गुमला से जो है, गुमला किसका है? ये गुमला पाट क्षेत्र में आता है। और गुमला से और कौन सा निकलता है? गुमला से एक तो शंख नदी है मुख्य धारा वाला, ये शंख नदी होगा मुख्य धारा वाला, ठीक है। ये जगह मुख्य धारा वाली शंख नदी कहाँ से निकलता है? गुमला से निकलता है, ठीक। उत्तरी कोयल रिवर जो है ये भी गुमला से निकलता है, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फल्गु नदी, ठीक है। तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर होता है? तो देखिए फल्गु नदी का अगर उद्गम क्षेत्र इसमें बोलें तो फल्गु नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र जो स्टार्टिंग अगर बोलेंगे तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार में है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में है। ये कोल्हान वाला क्षेत्र अलग हो गया, राजमहल वाली पहाड़ी जो है इधर हो गया। यानी कि अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? झारखंड हो गया। तो ये देखिए ये जो है कोल्हान वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है क्षेत्र ये कोल्हान वाला क्षेत्र है, ठीक है। कोल्हान वाला ये क्षेत्र हो गया। इधर क्या हो गया? राजमहल की पहाड़ी हो गया, ठीक है। इधर हो गया राजमहल की पहाड़ी हो गया। इधर क्या हो गया? कोल्हान हो गया। और फल्गु नदी जो निकलता है यहाँ पर आसपास से निकलता है। तो ये जो पूरा कवर करता है, इसके बाद ये छोटा नागपुर है, ठीक है। ये क्या हो गया? छोटा नागपुर हो गया, ठीक है। तो इसी को जो है नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर में जो है डिवाइड कर दिया है। तो फल्गु नदी इधर से ही निकलता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्या चीज़? छोटा नागपुर। अब देखिए
ये तो हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि इसके पहले फल्गु नदी को जानने के पहले दो नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तभी हम फल्गु नदी को समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये जो है एक नदी है, दूसरा नदी यहाँ है, और ये हो गया इधर, एक नदी इधर हो गया। तो ये जो नदी हो गया ये कौन सा हो गया? दो नदी के मिलने से फल्गु नदी का निर्माण होता है, फल्गु नदी, ठीक है। दो नदी के मिलने से जो है इस फल्गु नदी को निर्माण होता है। कौन सा दो नदी? एक तो हो गया पहला और दूसरा हो गया, इसको कहते हैं मुहाने या मोहना, ठीक है। इसको या तो मोहना नदी बोलते हैं या मुहाने नदी बोलते हैं। और इसको जो है या तो लीलाजन या निरंजना, एक तो हो गया लीलाजन या फिर निरंजना बोलते हैं, ठीक है, निरंजना। ये जो होता है दोनों जो होता है सेम नाम है, यानी कि ये नदी का एक, इसको नदी जो है इसको लीलाजन नदी भी बोलता है, निरंजना भी नदी बोलते हैं। और ये निकलता है कहाँ से? चतरा से। और ये कहाँ से निकलता है? ये हो गया हजारीबाग से, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? हजारीबाग से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? चतरा से निकलता है। हजारीबाग में भी कहाँ पर? कोराम्बे पहाड़, कोराम्बे पहाड़ से निकलता है, ठीक। अब देखिए, और ये चतरा से कहाँ से निकलता है? सिमरिया से, सिमरिया गांव, ठीक है, सिमरिया जो है गांव भी है, ठीक है। तो ये चतरा के सिमरिया से निकलता है निरंजना नदी। और मुहाने नदी या मोहना नदी जिसको बोलते हैं, ये हजारीबाग का कोराम्बे पहाड़ से निकलता है। तो ये दोनों नदी भी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों मिलकर जो है क्या? फल्गु नदी का निर्माण करती है। और जो ये मीटिंग पॉइंट है ये कहाँ पर? ये बोध गया के नज़दीक, ठीक है, बोध गया के नज़दीक है। बोध गया यानी कि क्या बोले? गया बोले। अब यहीं पर जो है क्या है? महाबोधि मंदिर भी है इसी जगह पर, महाबोधि मंदिर, ठीक है। और इसी जगह पर क्या है? एक मंदिर है जिसको क्या बोलते हैं? महाबोधि मंदिर बोलते हैं, महाबोधि मंदिर कहा जाता है, महाबोधि मंदिर कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर इसी नदी के किनारे, चूँकि यहाँ पर है तो इसी नदी के किनारे पर जो है किसको? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। किस नदी के किनारे? ये जो बात हो रहा है ये किसका बात हो रहा है? ये हो गया ये निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जो है ये लगभग बोधगया के नज़दीक है। और उसके बाद से दोनों नदी जब मिल गया फल्गु नदी कहलाए। तो महाबोधि मंदिर हो गया, महात्मा बुद्ध जिस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे उसका नाम क्या है? निरंजना नदी। और इसको जो है लीलाजन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी में जो है, इसी नदी में जो है लीलाजन निरंजना नदी में जो है एक क्या है? बिचकिलिया जलप्रपात, बिचकिलिया, ठीक है, इसका नाम क्या है? बिचकिलिया जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात। तो बिचकिलिया जलप्रपात भी जो है किस नदी के किनारे पे है? ये हो गया निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर पहाड़, ठीक है। अब अगर हम राजमहल पहाड़ी की बात बोलेंगे, राजमहल पहाड़ी की अगर बात बोलते हैं तो ये जो है कौन सा हिस्सा पड़ता है? ठीक है, ये जो
पहाड़ पड़ता है, ये कौन सा हिस्सा पड़ता है? ये पड़ गया आपका पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा पड़ता है झारखंड में, ठीक है। और यहाँ जो है काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। और ये पहाड़ जो है का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान है तो यहाँ पर भी क्या है? बॉक्साइट भी होता है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ होता है? बेसाल्ट चट्टान में होता है। बेसाल्ट चट्टान कुछ जो है इस ओर भी, पश्चिमी ओर भी पाया जाता है, पाट के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हो गया राजमहल पहाड़ी, और इसमें जो है काली मिट्टी पाया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कौन सा? जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है, ठीक है। और इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मृदा के यानी कि चट्टानों के अपरदन से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और ये झारखंड की जो है नवीनतम किस्म की मिट्टी है, नवीनतम मिट्टी ऑफ झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। ये हो गया। कोल्हान का क्षेत्र जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कोल्हान जो होता है इसको लौ अयस्क की श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। लौ अयस्क का श्रृंखला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है खनिजों का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे अधिक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान कोल्हान क्षेत्र में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र जो है कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी झारखंड की सबसे ऊंचे जलप्रपात, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? बूढ़ा नदी होगा। और ये तो होगा सबसे ऊंचा। और सेकंड हाईएस्ट अगर पूछा जाएगा ये कौन सा है? हुंडरू फॉल है, ठीक है। कौन सा है? हुंडरू फॉल है। और ये कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है, ठीक है। तो बूढ़ा नदी होगा। तो बूढ़ा नदी जो है इसका करेक्ट आंसर बूढ़ा नदी। तो बूढ़ा नदी की अगर बात की जाए, ये जो होता है बूढ़ा नदी, ये किधर से किधर बहता है? ये उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तरी पश्चिमी अफवाह क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अफवाह क्षेत्र है। उसके बाद जो है बूढ़ा नदी कहाँ से निकलता है? लातेहार से निकलता है। लातेहार इसका क्या है? ओरिजिन है। बूढ़ा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? लातेहार से होता है। इसका उद्गम कहाँ है? लातेहार में है, ठीक है। और लातेहार से निकलता है, लातेहार में ही जो है कुटकू के पास उत्तरी कोयल से मिल जाती है, ठीक है। लातेहार से निकलता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? लातेहार से होता है। और जो इसका मुहाना है मिलता है ये कौन सा है? उत्तरी कोयल रिवर, उत्तरी कोयल नदी है। कहाँ पर मिलता है बूढ़ा नदी से? उत्तरी कोयल में। तो कटकू, इसको क्या बोलते हैं? जगह का नाम है कुटकू, और ये लातेहार में ही है, ठीक है। ये कुटकू जगह जो है लातेहार में है। और बूढ़ा नदी लातेहार से निकला और उत्तरी कोयल से कहाँ पर? कटकू के पास जो है मिल गया। एक तो ये हो गया। दूसरा जो वाटरफॉल है ये हो गया बूढ़ा घाघ, और लोध घाघ भी इसको बोलते हैं। बूढ़ा घाघ को जो है लोध घाघ भी कहा जाता है।
और इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है ये कितनी है, 143 मीटर, 143 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर स्वर्ण रेखा की बात की जाए, स्वर्ण रेखा, तो ये जो है कहाँ से निकलता है, ये नगड़ी गांव, ये नगड़ी गांव, रानी चुआ कहाँ पर, रांची, नगड़ी गांव रांची के पास है, और कहाँ पर, रानी चुआ से निकलती है। कांके डैम अगर बोलेंगे तो इसी में आके मिलता है। गेतल सूट जो है इसी में आके मिलता है। अगर झारखंड की बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी में जो है हुंडरू फॉल भी है। ठीक है, हुंडरू फॉल किस में, स्वर्णरेखा नदी में है। ठीक, अब देखिए ये रांची से जो डिस्टेंस है इसके 15 किलोमीटर है, फ्रॉम रांची से, रांची से क्या है 15 के। अब इसकी जो सहायक नदी है, कौन सा नदी है, खरकई नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो गया, खरकई नदी सहायक नदी है। इसके अलावा इसमें मैला नदी भी है। ठीक है, मैला नदी भी है। ठीक है, ये खरकई नदी जो है ये जमशेदपुर वाले एरिया में, आदित्यपुर वाले एरिया में बहता है। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ा स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है, कौन सा, खरकई नदी। ठीक है, अगर इसका लेंथ का बात किया जाए स्वर्ण रेखा का, तो है कितना, 395 किलोमीटर। ठीक है, 395 किलोमीटर जो है स्वर्ण रेखा का लेंथ है। कहाँ पर, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में कहाँ से मिलता है, ये उड़ीसा के मयूरभंज में मिलता है। ठीक है, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये उड़ीसा के मयूरभंज में जो है बे ऑफ बंगाल से जो है मिलता है, और इसकी जो लेंथ है 395 किलोमीटर टोटल, यानी कि जो रांची से निकलता है तो मयूरभंज उड़ीसा तक का डिस्टेंस है 395। लेकिन ये जो केवल झारखंड का अगर इसका डिस्टेंस बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 269 किलोमीटर, 269 किलोमीटर। ठीक है, ये झारखंड में डिस्टेंस है। अब जो बे ऑफ बंगाल में है, देखिए एक है कीर्तनिया पोर्ट। ठीक है, कीर्तनिया पोर्ट जो है ये कहाँ पर है, कीर्तनिया पोर्ट जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, लेकिन ये कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है कीर्तनिया पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और एक जानने लायक बात है कि ये जो दामोदर नदी, ठीक है, देखिए दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं तो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, लातेहार से होता है। ठीक है, लातेहार से होता है, और लातेहार में कहाँ पर, टोरी से। और इसी के जस्ट जो होता है औरंगा नदी के, यानी दामोदर नदी जहाँ से निकलती है उसी के नज़दीक जो है कौन सा जगह है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ये जो है अगर बोला जाए तो झारखंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे अगर हम बोलें तो प्रदूषित नदी भी है झारखंड की। ठीक है, अब ये जो है अगर बोला जाए ये बंगाल तथा जो झारखंड है का शोक कहलाती है ये नदी। ठीक है, ये नदी झारखंड तथा बंगाल का शोक। अगर बिहार का शोक पूछा जाए तो कौन सा नदी होगा, आप कमेंट करके बताइए।
ठीक है, ये तो दामोदर नदी के बारे में है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम जानते हैं कि एक तो रांची का पठार है और ये हजारीबाग का पठार है। ठीक है, हजारीबाग पठार। तो ये जो होता है दोनों के बीच बाउंड्री का काम करती है। हजारीबाग पठार और रांची का पठार दोनों के मध्य बहती है, दोनों के मध्य जो है बहती है। यानी कि अगर बोला जाए तो दामोदर नदी जो है रांची का पठार और हजारीबाग के पठार का जो है बाउंड्री बनाता है, दोनों का बाउंड्री। ठीक है, इसका अगर उपनाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी। ठीक, ये तो हो गया। नेक्स्ट हो गया नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल कहाँ से निकलता है, ये गुमला चैनपुर से निकलता है, चैनपुर से निकलता है। और ये जो है सोन नदी का सहायक नदी है। ठीक, और देखिए इसमें दामोदर नदी में यही एक इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर जो है इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है झारखंड में यानी कि सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है इसी जगह पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि पूरे भारत की अगर बात की जाए तो कोयला का जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, और इसकी लेंथ अगर बोली जाए, जो इसका लेंथ है ये कहाँ कितना होगा, उत्तरी कोयल का जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 260 किलोमीटर है। और ये कहाँ से बहता है, एक तो गुमला तो होगा ही, गुमला से निकलता है, फिर ये कहाँ ऊपर लातेहार जाता है, फिर कहाँ जल जाएगा, उसके बाद गढ़वा भी पड़ेगा, इसमें गढ़वा पड़ेगा, फिर पलामू पड़ेगा। ठीक है, बाउंड्री पड़ता है, गढ़वा और पलामू का बॉर्डर भी पड़ता है। और इसके बाद जो है ये किससे मिल जाती है, सोन नदी से जाके मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा ये कौन सा होगा, बूढ़ा नदी। नेक्स्ट होता है कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है। औरंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये किसको, लोहरदगा में है। ठीक है, किसको, लोहरदगा में। अब देखिए ये क्या हो गया, औरंगा रिवर हो गया, औरंगा नदी। इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ होता है, ये किसको, लोहरदगा में। और ये जो है जो दामोदर नदी है कहाँ से, टोरी लातेहार के नज़दीक से निकलता है, से निकलता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, औरंगा नदी के किनारे जो है ये पलामू का भी किला आता है, यानी कि औरंगा नदी के पश्चिमी साइड में है कौन सा, पलामू किला। ठीक है, इसका अगर पूरा लेंथ बोलेंगे तो ये 80 किलोमीटर जो है बहता है। ठीक है, और अगर चूंकि ये कहाँ से निकलता है, औरंगा नदी उद्गम लोहरदगा से होता है, तो इसको लोहरदगा ना देके यहाँ पर रांची का पठार भी बोल सकते हैं, रांची पठार भी आ सकता है, क्योंकि लोहरदगा जो होता है रांची पठार में आता है। ठीक है, ये जो औरंगा नदी ये क्या करता है कि जो चतरा है, अगर इसको बोलेंगे औरंगा नदी जो है लोहरदगा और जो लातेहार है इन दोनों के बाउंड्री के बीच में है, मतलब बाउंड्री के नज़दीक है। ठीक है, अब देखिए ये किसका है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल का क्या है, सहायक नदी है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट पलामू किला, इसी के नज़दीक आता है पलामू किला। ठीक है, पलामू किला जो है इसी के क्या है, नज़दीक है। ये देखिए ये क्या है,
ये मान लीजिए है मेरा नॉर्थ कोयल, ठीक है। और ये नदी जो है आकर ये जो है मिलता है औरंगा नदी है, नदी हो गया। और ये कहाँ से निकला, ये हो गया किसको लोहरदगा से, किसको लोहरदगा, ठीक है, कोलदगा से निकलता है। अब ये जो पॉइंट मीट होता है इसको क्या बोलते हैं, केचकी संगम, केचकी संगम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केचकी संगम बोलते हैं। उसके बाद आगे चल के ये जो है पलामू के पास सोन नदी से मिल जाता है गढ़वा के पास, ठीक है। ये कौन सा नदी हो गया, सोन नदी हो गया। तो हम चूँकि सोन नदी में नहीं जाएंगे, इस पर ही बात करेंगे। तो इधर जो है कौन सा किला होगा, परामू किला है। दो किला है, एक नया किला और एक पुराना किला। ये कौन सा हो जाएगा, पलामू किला हो जाएगा। तो आप देखिए ये नदी के जो है किधर साइड है, किस साइड है, ये हो जाता है इस नदी का जो है दाहिने ओर जो है, ये अगर लेफ्ट राइट लें तो दाहिने ओर कौन सा है, पलामू किला है, ठीक है। अब देखिए इसको केचकी संगम इसको बोलते हैं। तो केचकी संगम में ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि इसकी सहायक नदी की बात की जाए, औरंगा नदी का जो सहायक नदी है क्या हो जाएगा, एक तो घाघरी नदी हो जाएगा, फिर सुकरी नदी हो जाएगा, घाघरी हो गया, सुकरी हो गया, घाघरी सुकरी, और गोवा नदी है इत्यादि, ठीक है। तो ये घाघरी नदी बोलें, सुकरी नदी बोलें, गोवा नदी बोलें, ये गोवा के नाम से है। तो पूछ सकता है गोवा नदी कहाँ पर है, सुनने पर लगेगा गोवा में होगा, लेकिन गोवा नदी कहाँ पर है, ये झारखंड में है और औरंगा नदी का जो है सहायक नदी है, ठीक है। महुआ टांड़ जो अभयारण्य होता है वो क्या होता है, जो महुआ टांड़ अभयारण्य है ये लातेहार में है और ये भेड़िया का एकमात्र जो है अभयारण्य है। ये भेड़िया का एकमात्र जो है अभयारण्य है। पद्मा हजारीबाग से क्या निकलता है, पद्मा हजारीबाग से जो है कौन सी नदी निकलती है, बराकर नदी। बराकर नदी जो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये कहाँ से, पद्मा हजारीबाग से, बाग। और आपका कमेंट करके बताइए किस पहाड़ से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य, और ये झारखंड का जो है एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, भेड़िया अभयारण्य। कहाँ पर, लातेहार में। और झारखंड का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है। तो ये कौन सा, रांची पठार और हजारीबाग पठार को ये अलग करता है। यहाँ पर जो है झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है और ये जो है दामोदर नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग पठार। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसका लेंथ कितना होता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी को देव नदी भी कहते हैं। 592 किलोमीटर। कहाँ से, लातेहार से लेके ये कहाँ पर, गंगा नदी की, गंगा हुगली में मिलती है, ठीक है। ये जो है कहाँ पर, कोलकाता में हुगली में मिलती है। तो 592 किलोमीटर हो गया टोटल। लेकिन अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में केवल कितना है, 290 किलोमीटर है। झारखंड में कितना है, 290 किलोमीटर है, लेकिन टोटल कितना, 592 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। और ये कहाँ पर, दामोदर नदी झारखंड बंगाल में जो है, बंगाल में कहाँ पर, हुगली से मिलती है,
हुगली से मिलती। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में, कोलकाता में कहाँ पर? हुगली से मिलती है। अब इसका अपवाद क्षेत्र की बात की जाए, वाद क्षेत्र, तो अपवाद क्षेत्र सोन नदी का कितना? 9000 किलोमीटर। उसी तरह इसका जो है लगभग 12000 किलोमीटर। ठीक है, 12000 स्क्वायर किलोमीटर। और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला का जो है प्रचुरता है, यानी प्रचुर मात्रा में जो है यहाँ पर कोयला मिलता है। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सा हो जाएगा? पाट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब ये बॉर्डर बनाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, दामोदर जो है ये किन दो जिलों के बीच में बॉर्डर बनाती है? बॉर्डर बिटवीन, एक तो हो गया रांची, ठीक है, एंड चतरा। रांची और चतरा जिले किन दो जिलों के बीच में जो है बॉर्डर बनाती है? रांची और चतरा। अब इसकी सहायक नदी की भी बात कर लेते हैं। जो सहायक नदी है, एक तो बराकर नदी हो गया सबसे बड़ा सहायक नदी, जो कि पद्मा हजारीबाग से निकलता है। एक होता है भैरवी नदी या भेड़ा नदी, यहीं पर जो है छिन्नमस्तिका का मंदिर है रामगढ़ में। और एक बराकर नदी तो हो ही गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? देखिए, जीवाश्म उद्यान जो है झारखंड के कहाँ पर? राजमहल पहाड़ी में जो है विकसित किया गया है। और ये जो जीवाश्म है, इस जीवाश्म का जो लखनऊ में एक संग्रहालय है, वहाँ पर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? नेतरहाट पहाड़ी। ये नेतरहाट जो पहाड़ी है, तो देखिए ये जो है जीवाश्म उद्यान कहाँ पर? मंडरो, राजमहल में है, लेकिन कहाँ पर? मंडरो ब्लॉक पड़ता है। मंडरो क्या है? ब्लॉक है, यानी कि मंडरो प्रखंड पड़ता है और साहेबगंज जिला पड़ता है। ठीक है, साहेबगंज जिला पड़ता है, यहीं पर राजमहल पहाड़ी में। नेतरहाट पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये पाट के क्षेत्र में आता है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और इसका जो हाइट है ये कितना है? 3871 फीट, 3871 फीट। और मीटर में तो 1180 मीटर। तो ये पहला हो गया। अब दूसरे की बात की जाए, जो दूसरा ऊंचा यहीं पर गणेशपुर है। ये मीटर में अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 1170 71 मीटर है। ठीक है, 1100 कितना है? 71 मीटर है। और एक तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है जो इसमें थर्ड है, हाईएस्ट है, ये हो गया जमीरा, जमीरा पाट। ठीक है, तो इसका जो हाइट है ये 42 है, 1142 मीटर, 1142 मीटर। तो ये भी है कि पहला सबसे ऊंचा हो जाएगा। इसको जो हो जाएगा नेतरहाट की पहाड़ी सबसे ऊंचा, इसको छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, छोटा नागपुर की रानी। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो आता है कहाँ पर? पाट में आता है। ये किस में आता है? पाट के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल जमीन। ठीक है, अब देखिए इस तरह का पाट होगा तो ऊपर वाला क्या कहला जाएगा? टांगड़ा कहला जाएगा। और नीचे क्या कहलाएगा? दौन कहलाएगा। पाट का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है।
ठीक है। पार्ट जो आकार है ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्या, दालमा पहाड़ी है। ठीक है, और ये किस में आता है, ये पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये जो है NH नेशनल हाईवे 18 के जो है नज़दीक है। ये भी पूछ सकता है, दालमा पहाड़ी झारखंड में जो है NH हाईवे के नज़दीक है। एक होता है टैगोर पहाड़ी, ये कहाँ पड़ता है, रांची में पड़ता है टैगोर पहाड़ी, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर पड़ा है। और इसको जो होता है, चूँकि ये मोरहाबादी जो मैदान है रांची के पास है, इसको मोरहाबादी पहाड़ी भी बोला जाता है, पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये मोरहाबादी रांची के नज़दीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सभी जो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था उससे रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। देखिए जो यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है, चूँकि इसमें बात ऐसा है कि 23 अक्टूबर 1864 को क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध जब हो गया तो ये किसके बीच में बक्सर का युद्ध होता है, ये हेक्टर मुनरो हो गया। ठीक है, और ये किसके बीच में होता है, ये 3 लोग इसमें थे। पहला हो गया मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला और शाह आलम दुत्ते। दुत्त मतलब सेकंड, शाह आलम दुत्त के बीच में ये क्या होता है, लड़ाई होता है, जिसमें जो है ये हेक्टर मुनरो क्या होते हैं, विनर होते हैं। ठीक है, हेक्टर मुनरो विनर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद का जो संधि होता है, और इसमें क्या होता है, जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, इसका जो दीवानी है, इन तीनों का दीवानी ये अंग्रेज को मिल जाती है। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी जो है अंग्रेज को जो है मिल जाता है। तो आसानी से अब अंग्रेज क्या करेगा कि ये बिहार में या बंगाल में या उड़ीसा में अपना कब्जा जमा सकेगा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इसमें देखिए, चूँकि मिदनापुर में जो है, मिदनापुर बंगाल का एरिया पड़ता है, मिदनापुर में अंग्रेज़ों का कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका था। 1760 ईस्वी तक जो है यहाँ पर अंग्रेज आ चुके थे। अब जब इसका बंगाल का दीवानी मिल जाता है तो इसको और आसान हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल करना। तो क्वेश्चन यहाँ पर चूँकि ढालभूम क्षेत्र का है, तो यहाँ से ये क्या करता है, मिदनापुर में अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर होता है। यहाँ से जो फर्ग्यूसन होता है, ठीक है, फर्ग्यूसन जो होता है ये क्या करता है कि ये ढालभूम वाले क्षेत्र में जो उस समय राजा कौन होता है ढालभूम क्षेत्र का, ये होता है बैकुंठ ढाल, बैकुंठ ढाल, उसमें राजा होता है। अब जब इसको क्या बोलता है फर्ग्यूसन, किस आप सरेंडर कर दो, सरेंडर करने को कहता है। चूँकि फर्ग्यूसन ढालभूम वाले क्षेत्र में जो है, ढालभूम या इसको धालभूम भी कहते हैं,
यहाँ पर अधिकार करना चाहता है, तो वहाँ का जो तत्कालीन राजा है बैकुंठ ढाल, इसको क्या करता है कि आप सरेंडर करो, लेकिन ये क्या करता है कि सरेंडर करने से मना कर देता है। तो फर्ग्यूसन क्या करता है कि अटैक करता है, ठीक है, फर्ग्यूसन अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद जो है किस पर अटैक करता है, यहाँ एक नरसिंहगढ़ का किला है, नरसिंहगढ़ का किला, ठीक है, नरसिंहगढ़ का किला है और ये कहाँ पर, घाटशिला में पड़ता है। ये क्या करता है, नरसिंहगढ़ के किले में अटैक करता है और ठीक है अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद क्या होता है, इसके पहले भी जो है ये एक दो बार जो है इसको क्या करने, जब सरेंडर करने को बहता है अंग्रेज बैकुंठ ढाल को, तो ये जो है दोनों के बीच में क्या होता है, एक लड़ाई होता है। तभी जो है फिर भी अंग्रेज जीत गया था, फिर भी ये क्या किया, सरेंडर नहीं किया। तो वो क्या करता है कि नरसिंहगढ़ के किला में आक्रमण कर देता है। अब ये बैकुंठ ढाल क्या करता है कि इस नरसिंहगढ़ किला को जो है आग लगा देता है और आग लगा के ये क्या करता है कि भाग जाता है, ठीक है। भाग जाने के बाद जो है इसके पीछे ये फर्ग्यूसन जो है अपने सैनिक छोड़ते हैं और यहाँ से जो बैकुंठ ढाल है, बैकुंठ ढाल है, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद इसको कहाँ ले जाता है, जो उसका हेडक्वार्टर था वहाँ पर मिदनापुर ले जाता है और वहाँ पर इसको जेल में डाल देता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब जेल में जब डाल दिया तो उसके बाद यहाँ का राजा कौन बना, इसका, अब यसी का जो भतीजा था, ठीक है, ये जो बैकुंठ ढाल का जो भतीजा था, कुंठ जो ढाल का कौन भतीजा होता है, ये कौन होता है, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। अब ये जगन्नाथ ढाल से अंग्रेज मिल जाता है और मिलने के बाद जो है इसको यहाँ का राजा घोषित करा बना देता है, ढालभूम का राजा बना देता है। कितना, 5500 रुपया वार्षिक कर लगा देता है, ठीक है, 5500 रुपया वार्षिक कर लगा देता है, ठीक। तो ये पहले फर्स्ट टाइम जब राजा बनता है तब, फर्स्ट टाइम जब राजा बनता है तब। और बाद में ये क्या करने लगता है कि ये तो, और यहाँ पर कुछ शर्त देता है, ठीक है, फर्गूसन बोलता है कि आपको अगल बगल का जो क्षेत्र का राजा है उसको अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, उससे टैक्स वसूलना है। लेकिन ये क्या करता है कि ये अंग्रेज का नीति के खिलाफ जाने लगता है, अंग्रेजों का बात नहीं मानता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, अंग्रेज दोबारा इस पर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है एक जगन्नाथ ढाल होता है और इसका भाई होता है नीमू ढाल। अब दोनों मिलके विद्रोह करता है, ठीक है, दोनों मिलके विद्रोह करता है। तो यहाँ पर जो आता है वो कब क्या आता है, कैप्टन रुक प्लस चार्ल्स मॉर्गन, ठीक है, चार्ल्स मॉर्गन, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है इन दोनों के विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद राजा जो बना दिया जाता है, ये नीमू ढाल को जो है गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। ये इस पे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, यानी अटैक करते हैं। और जगन्नाथ ढाल बच के निकल जाता है, नीमू ढाल पकड़ा जाता है, नीमू ढाल को राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। बट ये अंग्रेजों की नीतियों फेल हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, नीतियों को फेल कर देता है, इसलिए से दोबारा जो है जगन्नाथ ढाल को, और जगन्नाथ ढाल जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत सारे एरिया में जो है अपना वर्चस्व कायम कर लिया जाता है, इसलिए जगन्नाथ ढाल को दोबारा मौका दिया जाता है। जगन्नाथ ढाल दूसरी बार जो है राजा बना, और जब दूसरी बार ये राजा बनता है तो इसका जो टैक्स होता है वो कितना होता है, फाइनली 4267 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, ये जब सेकेंड टाइम राजा बना तब। ठीक है, और ये ढालभूम जब लड़ा था जिसमें रघुनाथ महतो का भी साथ इसको मिला, पर चुआड़ विद्रोह जो 1769 में हुआ था उसका भी इसमें हेल्प मिला, प्लस उसके साथ ही अगर कहें तो इसमें जो भूमिज लोग थे ये भी इसमें शामिल थे। तो फर्स्ट टाइम की बात की जा रही है तो 5500 रुपया, अगर सेकेंड टाइम का बात किया जाए तो 4267 रुपया। ठीक है, अच्छा, और ढाल विद्रोह को जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, ये केवल ढाल राजा का ही विद्रोह था नहीं था, तो ये जो है ढाल राजा के समक्ष जो है पूरे जनजातियों का जो है विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1767 में जो है, और ये ढाल विद्रोह जो चलता है ये कब से 1767 से स्टार्ट होता है और 1770 तक चलता है, पूरे 10 वर्ष। ठीक है, ये ढाल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, 1767 में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, और ये जगन्नाथ ढाल अलग है, जगन्नाथ सिंह अलग है। ठीक है, और इसको जगन्नाथ सिंह चतुर्थ कहा जाता है, द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। देखिए, अगर सिंहभूम की बात की जाए तो पहला तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो ढालभूम आया, और ढालभूम को जो है ऐसे भी लिखा जाता है ढालभूम। दूसरा क्या हो गया, पोरहाट हो गया, यहाँ पर सिंह वंश था। ठीक है, 3 नंबर क्या हो गया, हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको, कोल्हान का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोल्हान का क्षेत्र होता है, और यहाँ पर हो का शासन होता है। हो जो है किसी कहीं कभी भी जो होता है किसी के शासन में नहीं होता है, यहाँ पर लड़ाका कोल भी होता है। ठीक है, हो का जो लड़ाई झगड़ा में सबसे अधिक होता है इसको बोलते हैं लड़ाका कोल के नाम से जानते हैं, और लड़ाका कोल जो है हो जनजाति का ही एक रूप है। ठीक है, सभी हो जनजाति लड़ाका कोल, उसमें से कुछ वर्ग जो है लड़ाई झगड़ा में काफ़ी आगे होता है, तीरंदाजी वगैरह में, इसलिए उसको लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है। तो ढालभूम वाले क्षेत्र में जगन्नाथ ढाल हो गया। अब पोरहाट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 1767 ईस्वी में जो जगन्नाथ सिंह है इसको फोर्थ बोला जाता है, जगन्नाथ सिंह फोर्थ, और जो है ये अंग्रेज से सहायता मांगता है। कौन, इसका एक भाई है शिवनाथ सिंह। ठीक है, ये क्या करता है, इसके विरुद्ध जो है इसको अटैक करते रहता है, तंग करते रहता है। तो ये जो है शिवनाथ सिंह के अगेंस्ट में जो है अंग्रेज़ों से सहायता मांगता है, और ये जो है अंग्रेज़ों से सहायता मांगने के लिए अपना एक आदमी को जो है कहाँ भेजता है, मिदनापुर भेजता है। ठीक है, मिदनापुर जहाँ पर जो उस समय था जो हेडक्वार्टर होता था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर भेजता है। लेकिन ये जो होता है अभी पोरहाट के क्षेत्र में अंग्रेज उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्यों, अंग्रेज जो है चूँकि ढालभूम में तो वो अपना कर ही चुका था। ठीक है, अब उड़ीसा, बंगाल और बिहार सबका दीवानी मिल गया था ना, तो उड़ीसा के क्षेत्र में भी अपना ये पैर जमा रहा था धीरे धीरे। तो उस समय जो है ये शुरू में इंटरेस्ट नहीं लेता है, बाद में इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अब कैसे लेता है ये देखते हैं।
तो स्टार्टिंग में ये क्या करता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है पोरहाट को। ये जो होता है क्या करता है कि मना कर देता है। अंग्रेज जो होता है, अंग्रेज जो होता है अधीनता नहीं स्वीकारता है, अधीनता नहीं स्वीकारता। ये बोलता भी है कि आपको हम टैक्स देंगे, ठीक है, टैक्स वगैरह देंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ हम करेंगे, लेकिन अंग्रेज जो है कटक के मामले में, कटक के मामले में व्यस्तता के कारण जो है व्यस्त, ठीक है, कटक का मामला जो है व्यस्त होने के कारण जो है इसको क्या करता है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को जो है कोई भी इसको अधीनता नहीं स्वीकारता, इस पर ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे ये झारखंड का एरिया है, ठीक है, अब नीचे क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा में जो है उस समय किसका, मराठा का शासन था, मराठा शासन था, और इधर जो पड़ता है ये मिदनापुर पड़ता है, और मिदनापुर में किसका शासन था, अंग्रेजों का, और ये उड़ीसा में, ठीक है, मराठा का शासन था। अब क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं ये नमक जो है कहाँ से, उड़ीसा से खरीदते हैं। अब ये चूँकि मराठा को कमज़ोर करना चाहता था, ठीक है, मराठा का जो है कमज़ोर करना चाहता था, तभी ना, जब कमज़ोर करेगा तभी अंग्रेज उड़ीसा में शासन कर पाएगा, और उड़ीसा में इसमें किसका शासन है, मराठा का शासन है। तो इसको कमज़ोर करने के लिए इसका व्यापार को क्या करेगा, ध्वस्त करना चाह रहा था, ये क्या, नमक का व्यापार। तो ये भी अंग्रेज क्या करते हैं, नमक का व्यापार खरीदना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से जो है आने का रास्ता क्या है, इधर भी कुछ आने लगे, ठीक है, कुछ व्यापारी जो है मिदनापुर में भी आने लगे, और कुछ जो है मराठा में आने लगे, तो कुछ कमी तो इसमें आई है। लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरह से तो इसको नहीं कर पाए ना, पूरी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो व्यापारी है अंग्रेज़ों की नीतियों को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो ये जो दोनों का कॉमन एरिया है ये पोरहाट का क्षेत्र है। आपको या तो उड़ीसा जाना हो या मिदनापुर जाना हो, ये कहाँ से, पोरहाट से होके गुजरना था, ठीक, पोरहाट से होकर जो है गुजरना पड़ता ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि ये अंग्रेज क्या करता है, चूँकि इसके व्यापार को तहस नहस करने के लिए ये क्या करते हैं कि 1803 ईस्वी में जो है ये एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा, ठीक है, एंग्लो मराठा वार होता है 1803 ईस्वी में। कौन सा वार होता है, एंग्लो मराठा वार। और इसमें क्या होता है कि ये जो एंग्लो मराठा वार है इसमें सरायकेला खरसावां जो होता है इसका काफ़ी मदद करता है, किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, इसमें जो है जो ये मराठा और इंग्लिश मैन के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में जो एंग्लो मराठा वार होता है, इसमें जो है सरायकेला खरसावां द्वारा जो है मदद की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों को जो है ये बहुत पसंद आता है, अंग्रेज़ों को ये बात बहुत पसंद आता है, और सरायकेला खरसावां का काफ़ी तारीफ़ करता है। इसमें जो है एक है लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है, एच आर्नेस्ट, आर्नेस्ट, ये सभी अंग्रेज अधिकारी है, और क्या, एक बर्च, कैप्टन बर्च, ये सब जो होता है ये मिलकर जो है ये टैक्स माफ़ कर देते हैं, किसका, सरायकेला खरसावां का, और काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं।
और इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही जो है एक 1793 में जो है ये पड़ता है, सरायकेला खरसावां के साथ एक संधि किया था कि किसी भी व्यापारी को आप अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे, ठीक है। और इस समय जो यहाँ पर जब टैक्स माफ़ी किया था तो इस समय जो यहाँ पर राजा था ये कौन था? अभिराम सिंह। अभिराम सिंह ये क्या था? यहाँ का राजा था, ठीक है। और ये 1793 में ये सरायकेला खरसावां के साथ संधि किया था कि आप जो है यहाँ पर किसी भी राजा को, व्यापारी को जो है नहीं ठहरने देंगे, ठीक। तो ये ऐसा कहानी है। उसके बाद ये तो हो गया कौन सा? दूसरा, सेकंड। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो होता है हार जाता है। ये विनर जो होता है इसमें कौन होता है? मराठा होता है। विनर कौन होता है? मराठा होता है। उसके बाद क्या है, फिर से तीसरा युद्ध होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। एंग्लो मराठा वार होता है, कब होता है? 1818 ईस्वी में। इसमें जो होता है क्या होता है, ये जो होता है विनर होता है अंग्रेज, ठीक है। और वो क्या होता है? हार जाता है। जब ये विनर हो गया, अंग्रेज हो गया, तो उड़ीसा में जो है आसानी से हम अधिकार कर लेता है अंग्रेज, ठीक है। ये जो हमने कहा कि यहाँ पर मिदनापुर हो गया और ये जो है उड़ीसा हो गया। नमक व्यापार जो होता है मिदनापुर से भी होता था और इधर भी होता था, लेकिन जो कॉमन पॉइंट है पोरहाट से तो गुजरना ही गुजरना था, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये तो इसका भी अधिकार क्षेत्र, यानी ये दोनों एरिया जो है अंग्रेज के कब्जा में आ जाता है। अब मराठा का यहाँ डर ही नहीं है। अब ये क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है घुसपैठ हो सकता है, ठीक है। जो अंग्रेज का नीति के खिलाफ जाएगा, ये तो पोरहाट वाला क्षेत्र जो अंग्रेज ने लेने से मना कर दिया था ना अधीनता में, तो अभी भी यहाँ का राजा है। अब अंग्रेज क्या बोलता, अब हम फ्री हो गए, अब इसको भी, पोरहाट को भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे और क्या करेंगे कि अब आसानी से जो है कोई भी व्यापारी यहाँ पर घुसपैठ नहीं कर पाएगा हमारे एरिया में। और जो कंपनी के विद्रोही है ये पोरहाट वाले लोग यहाँ शरण भी नहीं दे पाएंगे। कब? जब इसको अपना कब्जा में लेंगे तब, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अब पोरहाट का जो राजा है, इस समय पोरहाट का जो राजा है वो कौन होता है? जो पोरहाट का राजा होता है वो कौन होता है? वो घनश्याम सिंह होता है, घनश्याम सिंह। और घनश्याम सिंह के साथ जो अंग्रेज का अधिकारी है जिसका नाम है कैप्टन रसेल, ये क्या करता है, दोनों मिलके संधि करता है, ठीक है। संधि क्या करता है, ये भी कुछ रखता है और ये भी क्या रखता है, रखता है। और इसका ये काम था, कैप्टन रसेल क्यों करना चाहता है आखिर पोरहाट के राजा के साथ संधि? क्योंकि इस एरिया में कोई भी कंपनी विरोधी का आदमी जो है घुसपैठ ना कर सके, इसलिए इसको अपने अधीनता में लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो है पोरहाट का राजा उस समय होता है घनश्याम सिंह, और ये जो कैप्टन रसेल होते हैं आपस में संधि करते हैं पोरहाट को अधीनता में लेने के लिए। लेकिन अधीनता स्वीकार घनश्याम सिंह तभी करता है जब ये शर्त अंग्रेजों के द्वारा माना जाता है। घनश्याम सिंह का शर्त ये होता है, क्या होता है, सबसे पहले होता है कि सरायकेला खरसावां की अधीनता, यानी कि सरायकेला खरसावां को अपने अधीन में ले लो। दूसरा क्या हो गया कि उसकी कुल देवी की मूर्ति है, पौरी देवी की मूर्ति वापस, ठीक है।
तो ये क्या, पौरी देवी एक्चुअली में पोरहाट का ही संपत्ति था, लेकिन इसको सरायकेला खरसावां ले गया था। दूसरा हो गया कि जो हो लोग भी उसको काफ़ी परेशान करते थे, हो लोगों की अधीनता, यानी कोल्हान वाले क्षेत्र में कब्जा। तो देखिए सरायकेला से चूँकि दोस्ती है उसका, सरायकेला खरसावां से काफ़ी दोस्ती है अंग्रेज़ों का, इसलिए ये वाला बात जो है ये नहीं मानते हैं। मूर्ति भी वापस करने की बात मान लेते हैं। हो लोगों पर कंट्रोल करने के लिए ये जो है अच्छा मौका था, तभी ये हो लोगों के यानी कोल्हान वाले क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व बना सकते, इसलिए ये दोनों जो है बात मान लिए। अब देखिए जहाँ तक कि सवाल है पौरी देवी जो है वो क्या करता है कि मूर्ति वापस लौटा देता है। ये किसके थ्रू जो है मूर्ति को लौटाता है, ये हो गया मेजर WR गिलबर्ट के कहने पर। मेजर WR गिलबर्ट के कहने पर कौन लौटाता है, ये अजम्बर सिंह क्या करता है, मूर्ति को लौटा जा, ठीक है। WR गिलबर्ट के कहने पर अजम्बर सिंह ने मूर्ति को लौटा दिया, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जगन्नाथ सिंह द्वारा सहायता मांगे जाने अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था। तो क्यों मना कर दिया था, चूँकि उस समय जो है वो कटक के मामले में व्यस्त थे, क्योंकि उड़ीसा में वो अधिकार करना चाहते थे, इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। जगन्नाथ सिंह का विद्रोही स्वभाव, ये भी गलत है। पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, ये भी गलत है। सही क्या है, वो कटक के मामले में जो है व्यस्त था, उड़ीसा में अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे अंग्रेज, इसीलिए जो है पोरहाट से उस समय उसको जो है किसी तरह का भी उतना नुकसान नहीं था। अब अंग्रेज़ क्या करता है कि ये मार्ग बनाता है, एक कटक से लेके कहाँ पर, बनारस तक का मार्ग बनाता है। तब तो फ्री हो गया, सब कंट्रोल में आ गया, उड़ीसा भी कंट्रोल में आ गया, और यहाँ पर जो है संबलपुर से लेके जो है बंगाल का भी मार्ग बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का जो है ये क्या करता है, तो कौन सा, ये हो गया सिंहभूम का क्षेत्र कब हो गया, ये जो तीसरा वाला जो एंग्लो मराठा वार होता है, जो कब होता है 1818 ईस्वी में होता है, उसके बाद क्या करता है सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का जो है निर्णय करता है। तभी वो आसानी से वहाँ पर उड़ीसा में जो है घुस पाएगा। पूरा जो है सिंहभूम क्षेत्र, ढालभूम तो हो चुका था, ढालभूम क्या हो चुका था, उसके बाद पोरहाट नहीं हुआ था, ठीक है, पोरहाट नहीं हुआ था तो पोरहाट भी हो गया। तो पोरहाट से जो है इस क्षेत्र में आसानी से जो है नियंत्रण लाया जा सकता था, इसलिए ये युद्ध कब हुआ, 1818 में। अब क्या हो गया, बक्सर का युद्ध कब होता है, ये हो गया 23 अक्टूबर 1864 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। दूसरा वाला 1803 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और एक बात है कि ये जो घनश्याम सिंह और कैप्टन रसेल के बीच संधि होता है, ये कब होता है, 1 फरवरी, इसका डेट है 1 फरवरी 1820 को ये संधि होता है, ठीक है। नेक्स्ट के क्या हो गया, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीनता में लाने के लिए कौन सा उद्देश्य, ये घनश्याम सिंह किसके साथ करता है, कैप्टन रसेल के साथ अधीनता करता है, ठीक है। कब करता है, ये 1 फरवरी 1820 को करता है, और इसमें शर्त रखता है, पहला हो गया पौरी देवी की मूर्ति को वापस करना, सरायकेला खरसावां पर
को अपने अधीन में लेना, लेकिन अंग्रेज जो है सरायकेला को अधीनता में लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उनका काफ़ी मदद वाले लोग हैं। और तीसरा क्या हो गया कि कोल्हान क्षेत्र में भी अपना नियंत्रण लाना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उद्देश्य था, तो कोल्हान विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना ये भी था, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, और जो संबलपुर व बनारस के बीच जो है संपर्क स्थापित करना, ये भी जो है तीनों सही होगा। सिंहभूम क्षेत्र भी में कोल्हान बचा था, कोल्हान भी इसके अंडर आ जाएगा, तो ये जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु जो है विवश कर दिया? तो ये कौन सी जनजाति है? ये जो है हो जनजाति, जो कहाँ पर? कोल्हान वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, कोल्हान वाले क्षेत्र में ये रहते हैं। अब देखिए इसके लिए जो है जो अंग्रेज था उसका नाम क्या? रफसेस। रफसेस किसको भेजता है? रडाल को। ठीक है, रफसेस किसको भेजता है? रडाल को भेजता है, रडाल को। लेकिन एंट्री कोल्हान क्षेत्र में नहीं मिलता है, इसको जो हो जनजाति के लोग हैं इनको बाहर से ही भगा देते हैं। रफसेस फिर जो है अपना दिमाग लगाता है और वहीं के लोगों से जो है जो उनका हो जनजाति का सबसे जो जिनको हो जनजाति लोग मानते थे उनके थ्रू जो है रफसेस जो है एंट्री करता है कहाँ पर? कोल्हान वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कोल्हान वाले क्षेत्र में जो है एंट्री करने के बाद क्या होता है कि रोरो नदी के किनारे जो है लड़ाई होता है। ठीक है, किस नदी के किनारे? रोरो नदी। कहाँ पर? चाईबासा में। क्या होता है? लड़ाई होता है। और इसमें जो होता है क्या होता है कि देखिए कोल्हान का दो क्षेत्र था, तो पहला नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले लोग क्या करते हैं कि ये सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, और ये लड़ाई कब होता है? 1820 में। ठीक है, ये नॉर्थ वाले लोग जो हैं ये सरेंडर कर देते हैं और उनको टैक्स भी देने लगते हैं अंग्रेज़ को के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो होता है क्या होता है? मना कर देता है, ये नहीं देता है। ठीक है, ये अपना लड़ाई जारी रखता है। ठीक, तो बाद में जो है ये क्या करता है? लास्ट में ये क्या करता है कि फाइनली जो होता है ये भी युद्ध हार जाता है काफ़ी लड़ने के बाद और अंग्रेज की जीत हो जाती है। ठीक है, और हो जो लड़ाई चला था 1820 से लेके 21 में तक चला था, एक साल जो चला था हो विद्रोह। ठीक है, समझ में आ गया? किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों के अंग्रेजों की अधीनता जो है स्वीकार करने पर विवश किया? तो ये कौन है? मेजर रफसेस। ठीक है, मेजर रफसेस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो साउथ क्षेत्र के हो जनजाति के लोग थे वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि आप अपने बच्चे को जो है हिंदी तथा उड़िया भाषा की सीख दीजिए। इससे हो लोगों को जो है एक अपमानजनक ये बात लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? भारत में कुछ रियासत बना जिसमें सरायकेला और जो है खरसावां रियासत बना था। इसमें सिंह वंश का शासन था और इसका जो निर्माण किया गया ये
विक्रम सिंह के द्वारा किया गया और विक्रम सिंह सिंह वंश का ही एक हिस्सा है। अब देखते हैं इस रियासत इसको कब बनाया गया। सरायकेला जो है खरसावां, ये दोनों क्या है, एक रियासत है। रियासत बिल्कुल राज्य टाइप का ही होता है और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर जो है रियासत का निर्माण, और इसको जो रियासत बनाया गया सरायकेला खरसावां को 1899 ईस्वी में जो है इसको रियासत का दर्जा मिला है। फिर क्या होता है देखिए कि 1 जनवरी को जो है, अगर हम 1948 की बात करें, 1 जनवरी 1948 को जो है सरायकेला खरसावां रियासत को जो है किसमें शामिल कर दिया जाता है, मयूरभंज उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है। उड़ीसा में जो है शामिल किया जाता है। इससे जो है यहाँ के लोगों में काफ़ी विद्रोह होने लगता है, लोगों का विद्रोह होने लगता है, और जो मिलिट्री के साथ गोली कांड भी होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, गोली कांड भी होता है, और इसी को जो है खरसावां गोलीकांड, खरसावां गोलीकांड। एक्चुअली में खरसावां गोलीकांड क्यों हुआ था, यही दोनों रियासत को जो मयूरभंज उड़ीसा में शामिल कर दिया था, इसी कारण से होता है। और इसी गोलीकांड को जो है क्या बोला गया, इसी गोलीकांड को जो है ये बोला गया आज़ाद भारत का जलियांवाला, आज़ाद भारत का जलियांवाला हत्याकांड। किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया द्वारा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन के पूर्व में से कौन सी 2 रियासत थी, एक तो सरायकेला और खरसावां रियासत हो गया। ठीक है, और इसमें 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं रियासत के बारे में। इसका निर्माण कब किया गया, 1899 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया, और खरसावां गोलीकांड भी इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, करम पर्व। और कर्म का अगर सब अर्थ बताएं तो क्या है कि जीवन में कर्म की प्रधानता, जीवन में कर्म की प्रधानता। ठीक है, और ये भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ये जो है भादो इंजोरिया में, भादो इंजोरिया में जो है ये मनाया जाता है। वंदना कब मनाया जाता है, ये पौष में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है वंदना जो है कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, अमावस्या। ठीक है, ये जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन जो है इसको मनाया जाता है वंदना। और ये जो किससे रिलेटेड है, पालतू पशु से रिलेटेड, पालतू पशु से रिलेटेड। ठीक है, पालतू पशु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या हो गया, सरहुल, इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, और इसको चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष मनाया जाता है, इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको संथाल जनजाति में बा पर्व, और ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार है,
लेकिन अगर संथाल की बात की जाए तो सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? बापरव है। और ये जनी शिकार जो है, इसमें जो क्या करते हैं कि जो जेंट्स होते हैं, महिला होते हैं, महिला पुरुष का वेश धारण कर शिकार करते हैं। शिकार 12 वर्षों में आयोजित होती है। और ये जो है झारखंड है एकमात्र है जहाँ पर इसका प्रचलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दामोदर में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये हो गया 90%। लगभग पूरे झारखंड की बात की जाए तो लाल मिट्टी पाया जाता है। और ये जो है जो नीस्प्रस ग्रेनाइट चट्टान है, चट्टान के टूटने से बना है। इसका रंग जो लाल होता है इसलिए बॉक्साइट और प्लस फेरिक ऑक्साइड के से होता है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ? राजमहल पहाड़ी में पाया जाता है। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पर? ये कोडरमा वाले क्षेत्र में, कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।